ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਾਲ ਗੋਇਲ ਹੁਣੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਵਚਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕੀ। ਹਾਂਜੀ। अब खुश्की अलग अलग कैटेगरीज में होती है। कईयों को बहुत खुश्की होती है, कईयों को कई एरियाज बॉडी के खुश्क होते हैं, बाकी ठीक होते हैं। एंड नॉर्मल जैसे हमारे लोगों की रूटीन नॉर्मल घरों में है, गरम गरम पानी से नहाए और तौलिया जोर से रगड़ लिया, वो सबसे बुरी चीज है। कोसे पानी से नहाओ, तौलिया आराम से मलो। एंड सबसे जरूरी एक नॉर्मल कल्चर है तेल लगाने का। अब तेल तो ऑयल कंपोनेंट देगा ना, वाटर कंपोनेंट नहीं देगा। सो अगर आप तेल लगाने के आदी हो तो तेल लगा के हल्का सा पानी से रिंस करके मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है, बिकॉज बॉडी में जो हमारी स्किन है वो 70% वाटर है, पानी है, तेल नहीं है। सो अगर हम खुश्की हटाना चाहते हैं तो हमें ऐसी चीज लगानी है जिसमें वाटर कंपोनेंट भी हो। ये तो हो गया लगाने का। नंबर 2, खाने का। पानी पीना बहुत जरूरी है। सर्दियां आते ही लोगों का पानी का कंजम्पशन कम हो जाता है। अगर गर्मियों में 8-10 ग्लास पीते हैं तो सर्दियों में 2-3 ग्लास पीते हैं। पानी उतना ही चाहिए बॉडी को रोज, कोई भी मौसम हो। आप पानी कोसा करके पी लें। चाय कॉफी की तादाद बहुत बढ़ जाती है, उसको कम रखें, बिकॉज ये सब डिहाइड्रेट करते हैं। ठीक है। बाकी चीजें हैं जो स्किन डिजीजेस हैं जो सर्दियों में बढ़ते हैं। सर में रूसी आना, डैंड्रफ आना, फेस में पैचेस बनना, लिप्स ड्राई होके क्रैक हो जाना, हाथ फटना, पैरों की एड़ियां फटना। इनिशियली तो बेसिक तो वही है कि अपने आप को मॉइस्चराइज रखें, बट घर के नुस्खों से ये चीजें ट्रीट नहीं होती। सो उस समय एक प्रॉपर गाइडेंस लेना भी जरूरी होता है। ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਚਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਪਸ ਫਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ रेमेडी ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ है? जो ये हाथों की और पैरों की आप सोजिश की बात कर रहे हैं, इसको हम चिलब्लेंस कहते हैं नॉर्मल इंग्लिश में, और पर्नियोसिस इन मेडिकल लैंग्वेज। ये हमारी जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है, पेरिफेरल सर्कुलेशन का मतलब होता है जो हमारे एंड पार्ट्स हैं बॉडी के, वहां पे आके नसें खत्म हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स खत्म हो जाती हैं। ठंड के कारण में ब्लड जमना शुरू हो जाता है। अभी क्यों जमता है कि कई लोगों में तो इट्स अ टेंडेंसी। सो विटामिन सी आप नोटिस करें कि जितना फ्रूट सर्दियों का है वो सारा विटामिन सी रिच है। वो क्यों है? भगवान ने वो बनाया ही इसीलिए है। आप अगर संतरे लेते हैं, कीनू लेते हैं, स्ट्रॉबेरीज लेते हैं, इन सब में विटामिन सी कंटेंट है। ये इन चीजों में हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। जिन लोगों को ये तकलीफ होती है यूजुअली हर साल होती है। सो हम लोग एज डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट अक्टूबर में शुरू कराओ अगर आपको रेकरेंट होती है। अगर वंस इन अ व्हाइल होती है तो बेस्ट तरीका है गर्म पानी करो, उसमें थोड़ा सा नमक डालो, हाथ डालो और उसको मूव करो, टकोर करो, हाथों की सर्कुलेशन इंप्रूव करो, और उसके बाद चाहे नारियल का तेल या कोई मॉइस्चराइजर लगा लो। बट अगर आप हर साल तंग होते हैं, आपकी पेन बढ़ जाती है, उंगलियां बलबस हो जाती हैं, ऐसे फूल जाती हैं, then you need a doctor। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਅਲਰਜੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੈਡਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧੱਫੜ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? देखिए, स्किन की एलर्जी तो बहुत वाइड टॉपिक है, बट जनरली हम अब जैसे धड़प्फड़ है, लेट्स बेसिक से शुरू करते हैं, जिसको छपाकी कहते हैं। अब छपाकी सिर्फ पेट में कीड़े हों तो भी हो जाती है, दवाइयाँ कोई खा रहे हैं उसकी एलर्जिक रिएक्शन हो गया तब भी हो जाती है।
बट रिसेंटली जो ट्रेंड नोटिस किया जा रहा है, हम डॉक्टर्स जो नोटिस कर रहे हैं कि आजकल फूड एलर्जीज बहुत हैं, विच इज प्रोबेबली बिकॉज कि तो फूड में जेनेटिक वेरिएशंस बहुत हो रही हैं, केमिकल्स बहुत डलते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, कलर एनहांसमेंट के लिए, फूड को राइपन करने के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं. सो कई बार आपको फूड से एलर्जी नहीं, आपको उन केमिकल से एलर्जी है. अब अगर तो हम बहुत समझदार हैं और हम नोटिस कर पाएं कि जी मेरे को इस चीज से एलर्जी है, एंड हम उसको अवॉइड करें, एंड हम ठीक है, गुड, दैट्स वेल एंड फाइन. अगर वो नहीं होता, देन अगेन यू नीड बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें किस चीज की एलर्जी है. आजकल दूध की एलर्जी बहुत कॉमन है. आज से 10 साल पहले कितनों को दूध की एलर्जी होती थी, है ना? वो इसीलिए बिकॉज प्रोबेबली बिकॉज जब कैटल को जो फीड दी जाती है उसमें कितना पेस्टिसाइड है या केमिकल है, या मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो इंजेक्टेबल्स मिलते हैं वो आपकी ह्यूमन बॉडी में जाके कैसे रिएक्ट करते हैं. कुछ एलर्जीज आर इजीली ट्रीटेबल, कुछ का रीजन पता होना जरूरी है. सर्दियों में जो कॉमन चीजों की एलर्जी होती है, एक धूप से बहुत होती है. मैंने अभी एक पेशेंट देखा है, उनको धूप से एलर्जी हो रही है. सर्दियों में आप धूप में बैठना शुरू हो जाते हैं विदाउट बॉदरिंग की सनलाइट लगती तो ठंडी है बट है तो रेज की वेवलेंथ वही ना. सो लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते सोच के कि जी सर्दियों में क्या जरूरत है, अंदर क्या जरूरत है, रसोई में क्या जरूरत है. जरूरत है क्योंकि हम वेवलेंथ्स की बात कर रहे हैं, उसकी ठंड या गर्म की बात नहीं कर रहे. ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਨਾ ਵੀ ਡਰਾਈਨੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है. सी सनस्क्रीन हर मौसम में जरूरी है, घर के अंदर भी जरूरी है. ये जितनी एलईडी लाइट्स आजकल लगती हैं ये भी तो वेवलेंथ्स ही हैं. अब सनस्क्रीन के बारे में ना बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, बट एक बेसिक फॉर्मूला ये है कि सनस्क्रीन आपको बचाता है लाइट से, चाहे वो धूप की हो, चाहे वो बल्ब की हो, चाहे वो कंप्यूटर की हो. और सनस्क्रीन कौन सा यूज करें? कोशिश करें कि इंडियन वेदर में 50 SPF एंड PA3+, ये टेक्निकल टर्म्स लिखी होती हैं, वो यूज करें. आजकल तो सनस्क्रीन आ भी बहुत अच्छे रहे, टिंटेड सनस्क्रीन आते हैं जो बच्चे काम करते हैं, जो फाउंडेशन लगाते हैं, मेकअप करके लगाते हैं, उनको जरूरत ही नहीं वो टिंटेड सनस्क्रीन लगाएं, दे डन. जो लोग बहुत लंबे लंबे घंटे कंप्यूटर्स टीवीज के आगे जिनका जॉब प्रोफाइल है, सनस्क्रीन जरूरी है. हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो स्क्रीन लेट्स से राइट साइड रखते हैं, उनकी राइट साइड पिगमेंटेशन हो जाती है. इट्स हाउ द लाइट रिएक्ट्स ऑन योर फेस. ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਟਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ? सी पिगमेंटेशन ना फीमेल्स में अगर हम बात करें मल्टी फैक्टोरियल है. अनीमिया, पुअर डाइट, इम्बैलेंस डाइट, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, एंड आजकल सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन डी की डेफिशिएंसी. पहले क्या था कि एक कॉन्सेप्ट था कि आप धूप में जाते हैं तो आपकी बॉडी विटामिन डी बनाती है, बट पिछले कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं कि इवन जो पेशेंट्स की जॉब प्रोफाइल धूप में है, इवन आर्मी ऑफिसर्स, उनका विटामिन डी कम आता है. सो प्रोबेबली हमारी बॉडी में आजकल विटामिन डी बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन, अगेन एज आई सेड, हाइब्रिड ऑफ फूड है, जेनेटिक वेरिएशंस इन फूड है, उसके कारण भी हो सकता है. सो अब जब कारण इतने ज्यादा हों तो डिजीज को ट्रीट भी आप तभी कर सकते हैं जब आप उस कारण को हटा दें. सो जब हम लोग पिगमेंटेशन के पेशेंट को असेस करते हैं, पहले तो क्यों पिगमेंटेशन है, टेस्ट कराते हैं, पेशेंट का लाइफस्टाइल देखते हैं, डाइटरी पैटर्न्स देखते हैं, हार्मोन्स, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर चीज को लेके आगे ट्रीटमेंट शुरू होता है. ਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਿਥ ਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. नहीं है, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. खत्म हो जाती हैं, बट प्रेगनेंसी में छाइयाँ कॉमन इसलिए हैं बिकॉज एक तो मेजर हार्मोनल वेरिएशन आया एंड दूसरा अनीमिया आता है. D3 कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है,
है ना, मदर में चेंजेस, सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। अगर डाइट अच्छी नहीं है, कोई आपका एक्स्ट्रा ध्यान नहीं दे रहा है, डाइट अच्छी का मतलब क्वांटिटी नहीं होता, क्वालिटी ऑफ डाइट। आप हरी सब्जियां प्रॉपर नहीं ले रहे, फ्रूट प्रॉपर नहीं ले रहे, अपने एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते, ब्रीदिंग नहीं करते, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आती है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड छाइयाँ ठीक हो जाती हैं if ਮੈਂ you ਇਹੀ treat ਕਹਿ it ਰਹੀ ਸੀ well। हाँ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ नहीं ਉਹ नहीं, हट जाती हैं once you approach them in the right way। तब नहीं हटती जब मदर्स इग्नोर कर देती हैं। छाइयाँ हुई, 2 साल लटकते रहे, फिर सडनली एक दिन ध्यान आया कि मुझे ध्यान देखना है, तब तक वो पक्की हो जाती हैं, फिर उनको हटाना भी उतना मुश्किल होता है। ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ YouTube ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ घर के फॉर्मूलाज बना लेते हैं। ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। सी मीडिया ना डबल एजेड वेपन है। हमारा गुजारा भी नहीं है, and I mean like none of us can live without WhatsApp, हाँ जी। emails, Facebook। बट क्या किसी भी इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी उसके सोर्स से आती है। अगर आपको कुछ देखना ही है, कहीं से गाइडेंस लेनी है, डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक यंग लड़की जिसने 10 तरह की चीजें ट्राई करके उसमें कोई एक चीज काम कर गई, उसका वीडियो बना के डाल देती है। हाउ डू यू नो आपको उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा? सो अगर आप खुद अपना फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, देन माय एडवाइस इज एटलीस्ट आपका सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। कोई मेडिकल जर्नल, किसी डॉक्टर की एडवाइस, किसी डॉक्टर का वीडियो, किसी उस सोर्स को लें जो ऑथेंटिक हो, बिकॉज अदरवाइज तो आप गुम जाएंगे। इस समय एवरीथिंग इज सो वास्ट। ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਫੇਸ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੇਅਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਫੀਮੇਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖੀਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਹੇਅਰੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਅਰਡ ਵਗੈਰਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲ ਹੇਅਰੀ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਹੇਅਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਰਿਮੂਵਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ? सी लेजर हेयर रिमूवल बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। बेसिकली क्या है, लेजर एक पर्टिकुलर लाइट है, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट करती है और हेयर रूट को खत्म कर देती है। सो इट्स अ फिजिकल थेरेपी। अब वो किस बाल को खत्म करेगी और किसको नहीं करेगी, वो डॉक्टर को देखना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट को हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, थायराइड है, मेनोपॉज है, और उसमें वो चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स, देन हमें एज डॉक्टर्स ये भी देखना पड़ता है कि मेरे लेजर की इफेक्टिविटी ये चीजें निगेट तो नहीं कर रही। सो आपको इनका इलाज साथ साथ कराना पड़ता है। एक पीसीओडी लड़की का अगर आप लेजर कर रहे हैं और पीसीओडी ट्रीट नहीं कर रहे, देयर इज नो यूज डूइंग इट। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਸਕਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਲੇਜ਼ਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ? बिल्कुल देखना पड़ता है। लेजर मशीन इट्स लाइक अ गैजेट जिसको आप पेशेंट के हिसाब से मॉड्यूलेट करते हैं। अगर टेक्निकल टर्म बोलूं तो उसकी फ्लुएंस, पल्स वेट, वो सब हम पेशेंट की स्किन टाइप के हिसाब से मॉड्यूलेट करते हैं। ਮੈਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਫੇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਰਵਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ। सी जिस एरा में अब हम हैं, फेस के बहुत ट्रीटमेंट्स हैं जो सेफ हैं, इफेक्टिव है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ से कराएं और क्या कराएं। सो जब कहाँ की बात होती है तो ऑलवेज गो टू अ सर्टिफाइड डॉक्टर। सलोन, पार्लर, ब्यूटी पार्लर, 2 महीने का कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स विल नॉट ट्रेन यू फॉर diseases or skin therapies. Once that is done, अब हर चीज का इलाज है। We live in a wonderful era, we can treat everything. बट ओवर ऑब्सेस्ड होके ट्रीटमेंट नहीं कराएं। हम सबकी अपनी लिमिटेशन है। मैं इतना गोरा हो सकती हूँ, मेरी स्किन ऐसी हो सकती है, मैं एक्स ईयर्स की हूँ तो मैं X-10 हो सकती हूँ, लेकिन मैं X-20 नहीं हो सकती। सो पहले प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू नो दैट दिस इज द लिमिट, कि इस लिमिट में ही मुझे
अपनी एक्सपेक्टेशंस रखनी है. Everything is safe. Botulinum toxin is safe for lines, provided you get it done from a proper doctor. लेजर हमेशा डॉक्टर से कराएं. फिलर्स आर वेरी सेफ इफ यू गेट इट डन फ्रॉम अ ट्रेन्ड डॉक्टर. थ्रेड्स आते हैं एंटी एजिंग के लिए. दे आर वेरी सेफ प्रोवाइडेड यू नो वेयर यू गेटिंग देम डन फ्रॉम. यूजुअली कॉस्ट कटिंग के चक्कर में पार्लर्स में चले जाते हैं लोग, एंड देन दे कम टू अस विद लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਲੂਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਬੈਠੂਗਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ. ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? बहुत सब्जेक्टिव है, डिपेंड्स. सी पहले तो फेशियल जो टर्म है, बेसिकली इट्स मेंट टू रिजुविनेट योर स्किन. अब वो रिजुविनेशन एक 10th पास या 12वीं पास बच्चा नहीं ना कर सकता असेस. अगर बहुत अच्छा सैलून भी है, आपके पास ट्रेन स्टाफ भी है, तो भी अगर आपको मेडिकल सिचुएशन है, जैसे पिगमेंटेशन है, हेयर ग्रोथ है, लेट्स से पिट्स हैं, एक्ने है, आई डोंट थिंक सैलून कैन ट्रीट यू फॉर दैट. अब किसको कितना टाइम लगना है, किसकी कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने, वो सब्जेक्टिव होता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हेन द पेशेंट कम्स टू अस कि उसकी हालत क्या है. देन यू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर. कई पेशेंट्स बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, कईयों को महीनों लग जाते हैं. तो इन्हें पेशेंस थोड़ा रखना पैंदा है. पेशेंस तो हर बीमारी में. आपका पेट दर्द होता है, क्या 15 मिनट में ठीक हो जाता है? पेशेंस हेडेक में भी रखना पड़ता है. हर चीज में पेशेंस चाहिए. स्किन में थोड़ा ज्यादा चाहिए बिकॉज इट्स एन एक्सपोज्ड पार्ट एंड इट्स स्लो हीलिंग. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ. ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਿੰਪਲਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ. ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿੰਪਲ ਪੈਚਸ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਪਲ ਪੈਚ ਲਗਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਮੈਮ ਉਹ ਪਿੰਪਲਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? सी बेसिकली पिंपल्स अगेन ऑयल ग्लैंड इम्बैलेंस होता है. लड़के हों या लड़कियां हों, नॉर्मली हम देखते हैं 12-13 साल की उम्र में जब मिनार्की आती है तब ये शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दैट्स द टाइम व्हेन हार्मोन्स स्टार्ट अफेक्टिंग योर ऑयल ग्लैंड्स. अब अगेन पिंपल्स की बहुत वैरायटीज हैं, बहुत कारण हैं. हार्मोन्स इज वन रीजन. पीसीओडी के बच्चों में बहुत पिंपल्स देखने को मिलते हैं. लड़कों में ऑयल इम्बैलेंस. लड़कों की जो एक्नी होती है वो लड़कियों से वर्स होती है. वो स्कारिंग ज्यादा करती है, वो पिंपल्स डीप ज्यादा होते हैं, वो ट्रीट करने भी मुश्किल होते हैं. पेशेंट को असेस करके सबसे जरूरी होता है कि क्यों हो रहा है. वंस वो क्यों पकड़ लेते हैं, देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. द न्यूअर थिंग इज कि अब पेशेंट्स को ये नहीं चाहिए कि मेरे पिंपल खत्म कर दो. उनको ये चाहिए मेरी स्किन नेचुरली स्मूथ कर दो. सो इसका मतलब हम पहले पिंपल्स ट्रीट करें और उसके बाद उसके स्कार्स ट्रीट करें, एंड दैट्स डन. ਮੈਮ ਫੇਸ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਕਿਨ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ. ਕਿਹੜੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ शाइनी ग्लोई बना दें? सबसे पहले तो अच्छी डाइट. थेरेपी तो हम बाद में करेंगे. डाइट बहुत ज़रूरी है. स्लीप साइकिल रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है. पानी की कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है. वो सब करने के बाद अगर आप अपनी स्किन को पेप अप करना चाहते हैं तो एक एवरीडे स्किन केयर, बेसिक रोजाना जिसको हम कहते हैं, वो ज़रूरी है. ग्लोई स्किन के लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है. व्हेन यू एक्सरसाइज, ब्लड सर्क्यूलेशन आपकी बॉडी में जैसे चलती है, आपकी स्किन में ग्लो आता ही आता है. आप चाहे योगा करें, चाहे वॉक करें, चाहे ब्रीदिंग करें, एरोबिक्स करें, इट ऑल हेल्प्स योर स्किन. एंड देन वी कम टू थेरेपी. सब थेरेपी तो ह्यूज लंबी लिस्ट है, बट अगर मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, मेन क्लीन अप्स, बट नॉट द पार्लर क्लीन अप जिसमें वो कॉमेडोन एक्सट्रैक्टर लेके आपके कील निकाल रहे हैं, खड्डे डाल रहे हैं. डू नॉट एवर गेट दैट डन. अब आजकल पार्लर्स में हाइड्रा फेशियल बहुत वो हो रहा है, नॉट रियलाइजिंग कि हाइड्रा फेशियल एक टेक्निकल थेरेपी है और वो पानी से नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी पेशेंट का हाइड्रा करना है तो हम चूज करते हैं
लेट्स से मैं उसको क्लीन करूंगी ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड से, मैं उसके ब्लैक हेड्स निकाल लूंगी सैलिसिलिक एसिड से, उसकी पिगमेंटेशन पे आई विल यूज ग्लूटाथायोन और विटामिन सी, पानी नहीं. That is the difference between a technical and a non-technical. Laser photogenesis is very good. It does a lot of things. Pigmentation, skin glow, circulation, fine lines. जो हम basic therapies. Depending on patient's pocket, वो भी बहुत important होती है. Microdermabrasion थेरेपी नहीं है लेकिन इफेक्टिव है. इट स्टिल वर्क्स वेरी वेल व्हेन द पेशेंट डजंट वांट टू अफोर्ड ज्यादा. वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं टू गिव यू अ क्लीन स्किन. बाकी तो फिर टेक्निकली नीड बेस्ड हो जाता है. मैम ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? पानी तो देखिए हम नॉर्मली जो एडवाइस करते हैं 8 to 10 ग्लासेस होना चाहिए. इतना तो यूरिन कंजम्पशन भी होता है ना आपका. एंड इनसेंसिबल लॉसेस मींस स्वेट, बोलने में, टेयर्स में, वो भी ऐड कर ले तो 8-10 ग्लास पानी. एंड पानी डजंट मीन टी, कॉफी, जूस, नींबू पानी. पानी मीन्स पानी. हाँ. कभी भी खाने से इमीडिएटली पहले पानी नहीं पिए. इफ यू आर लोडिंग योर स्टमक विद वाटर खाने से पहले तो आप अपने गैस्ट्रिक जूसेस डाइल्यूट कर दिए, आपकी डाइजेशन पुअर हो जाती है. इमीडिएटली खाने के बाद पानी नहीं पिए. सो हैव अ लिटिल गैप. कई लोग होते हैं खाना खाते खाते पानी पिए जाते हैं. नो, यू जस्ट डाइल्यूटिंग योर स्टमक एसिड्स. वो नहीं करना चाहिए. कितना पानी हो गया, कैसा पानी, डिपेंडिंग ऑन द वेदर. बहुत चिल्ड पानी भी अच्छा नहीं होता सिस्टम के लिए. इन समर्स में भी यू कैन हैव कोल्ड वाटर बट बहुत चिल्ड बर्फ वाला पानी इज नेवर गुड फॉर योर सिस्टम. डाइट वो भगवान ने पहले सॉर्ट आउट कर दिया. हर सीजन में वही सब्जियां वही फ्रूट आते हैं जो इंसान के लिए अच्छे हैं. सीजनल चीजें ही. कभी भी पिछले सीजन का कोल्ड स्टोरेज फूड नहीं खाओ. जो इस मौसम का फूड है वो खाओ. वो बना ही इस मौसम के लिए है. चाहे उसकी अपनी तासीर वो हो, चाहे उसका बनाने का तरीका वो हो, वो बना उस सीजन के लिए होता है. सो इफ यू ईटिंग योर सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यू आर गुड. ਸੋ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਦਿਖੀਏ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ. ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ. ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ. ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ, TV ਪੰਜਾਬ.